प्रतिभा 35 की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। घर वाले अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके थक चुके थे। कई बार लड़के देखे गए, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर कहीं पर भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। निराश और हताश हो चुके उमेश अपने बड़े बेटे अनिरुद्ध से कहते हैं, अनिरुद्ध बेटा, मेरा दोस्त है ना शंकर, उसने प्रतिभा के लिए एक रिश्ता बताया है। लड़के वाले ज्यादा पैसे वाले नहीं है। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है वहां रिश्ता करने का। तू क्या कहता है? पापा आप देख लो क्या करना है। अगर आपको रिश्ता पसंद नहीं है तो हम मना कर देंगे, लेकिन हमें प्रतिभा की उम्र भी तो देखनी होगी। इस तरह से न जाने कितने रिश्ते हाथ से निकल चुके हैं, किसी में कोई कमी तो किसी में कोई और। तभी घर की बड़ी बहू काव्या बोलती है, मेरा तो मानना है कि लड़का अच्छा होना चाहिए। अगर वे लोग पैसे वाले नहीं भी है और दिल से अच्छे लोग हैं तो प्रतिभा की शादी वहां करने में कोई बुराई नहीं है। काव्या भाभी ठीक कह रही है, जहाँ इतने लड़के दिखे हैं वहां एक और सही। नहीं पसंद आया तो हम मना कर देंगे, लेकिन देखने में हर्ज क्या है, शायद वहां बात बन जाए। दोनों बहुओं के कन्विंस करने पर घर के लोग लड़के वालों को घर बुला लेते हैं। लड़के का अपना छोटा मोटा बिजनेस था। अगले दिन लड़के का परिवार प्रतिभा को देखने के लिए ऑटो रिक्शा से उनके घर आता है। घर में एक जवान लड़की हो जिसकी शादी की उम्र निकल चुकी हो, ऐसे में आस पड़ोस के रहने वाले लोगों की निगाहें सीसीटीवी से भी तेज हो जाती है। लड़के वालों को आते हुए कुछ पड़ोसने देख लेती हैं। कल्याणी देवी चाहे किसी का कल्याण करे ना करे, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसकी पुख्ता खबर उनके पास होती है। वो अक्सर अपने कमरे की बालकनी में ही पाई जाती है। उन्होंने लड़के वालों को आते हुए देख लिया तो वहीं दो घर छोड़कर रहने वाली मनोरमा अपने घर के बाहर ठेले वाले से सब्जी खरीद रही होती है। उनकी नजर भी लड़के वालों पर पड़ जाती है। दोनों प्रतिभा को देखने आए लड़के वालों को तब तक देखती रहती है जब तक वे घर के अंदर नहीं चले जाते हैं। मनोरमा बालकनी में खड़ी कल्याणी देवी की ओर देखती है और कल्याणी देवी हाँ में अपना सिर हिलाती है। मनोरमा फौरन कल्याणी के घर में घुस जाती है। कल्याणी भी बालकनी से ड्राइंग रूम में आ जाती है। कुछ देखा आपने बहन जी? अरे मैंने तो सब देख लिया, सब समझ भी गई। क्या समझ गई? आपने नहीं देखा क्या? 3 लोग उपासना जी के घर के अंदर गए हैं। इन लोगों को मैंने पहली बार देखा है। ये इनके कोई रिश्तेदार तो नहीं है। इनके सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हाँ, मैं भी समझ गई। ये लोग प्रतिभा को देखने आए होंगे, लेकिन ऑटो रिक्शा पर? भला लड़के वालों के पास अपनी गाड़ी भी नहीं है क्या? सही कह रही हो आप। क्या जमाना आ गया है, देखो तो जरा। प्रतिभा की माता पिता इतने पैसे वाले लोग हैं, इनके घर में 2-2 गाड़ियां हैं। प्रतिभा कभी गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखती और उसकी भाभीियों ने उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा। भाभीियों ने ढूंढा है? हाँ, और किसने ढूंढा होगा? आपको कैसे पता कि ये लड़का प्रतिभा की भाभीियों ने ढूंढा है? अरे कौन माँ बाप चाहेंगे कि उसकी बेटी की शादी किसी गरीब घर में हो या कम पैसे वाले घर में हो। ये तो भाभीियों से ननद बर्दाश्त नहीं होती ना। भाभीियों को ननद नाम से ही बुरी लगती है, ननद जो ठहरी। इसीलिए जल्दी जल्दी में बस कहीं भी शादी करा के भगा देना चाहती है। वैसे आपकी बात में दम तो है। भाभीियों को ननद कहाँ अच्छी लगती है। एक भी ननद घर में हो तो उन्हें बोझ लगने लगती है, जैसे वो उनकी कमाई खा रही हो। अरे अभी प्रतिभा के माँ बाप जिंदा है, वो करेंगे अपनी बेटी की देखभाल, लेकिन भाभियां मायके में टिकने देंगी तब ना। शादी करके भगाने के चक्कर में देख लो कैसा रिश्ता लेकर आ गई है। ऑटो रिक्शा वाला, खुद तो गाड़ियों से आना जाना होता है इनका, और ननद के लिए ढूंढा है इन्होंने। पूरे जमाने में इन्हें यही लड़का मिला और कोई ना मिला। दोनों महिलाओं की बातचीत चल रही होती है, तभी वहां एक और एंट्री होती है और वो होती है मोहल्ले में रहने वाली सीमा जी की। इन्हें बातों में नमक मिर्च लगाने की कुछ ज्यादा ही आदत होती है। अरे आप दोनों यहाँ बैठी हो, वहाँ प्रतिभा का रोका भी हो गया? क्या रोका हो गया? और हमें बुलाया तक नहीं? अरे मेरा मतलब है रोका हो ही जाएगा। अब लड़का इनके स्टैंडर्ड का तो है नहीं, लड़की वालों का स्टैंडर्ड ज्यादा हाई है, तो लड़की वाले मना तो कर नहीं पाएंगे। हाँ ये बात भी है। देखो तो जरा, से अपनी ही लड़की को किसी अरे गहरे के हाथ में दे रहे, ना लड़के वालों के पास पैसा है ना जमीन जायदाद, बिल्कुल ही खाली है क्या? अब इनका रहन सहन देखने से तो यही लगता है पैसे वालों का रुतबा अलग ही होता है बहन जी। कपड़े देखे उनके, लड़की की माँ ने कैसी सस्ती सी साड़ी पहनी हुई थी, लड़का भी देखने में अजीब लग रहा था, गरीब सा। उसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। आपको क्या लगता है
मनोरमा जी, प्रतिभा के घर वाले आखिर ऐसा क्यों कर रहे? प्रतिभा की कितनी उम्र हो गई है, कहीं उसकी उम्र की वजह से तो नहीं? अरे बेटी की उम्र चाहे कितनी भी हो, माता पिता को बेटी कभी भारी नहीं लगती। लेकिन घर में दो बहुएं भी तो हैं, वो ननद को घर में थोड़ी ना टिकने देंगी। उन्होंने ही तो रिश्ता बुलाया होगा। जैसे तैसे करके प्रतिभा की शादी यही करा देंगी और छुटकारा मिल जाएगा उन्हें। सही कह रही हो, आज का जमाना बहुत खराब है। बेचारी प्रतिभा बहुत अच्छी लड़की है। मैं जब भी उसके घर जाती थी मुझे गाजर का हलवा बनाकर जरूर खिलाती थी। कहती थी, आंटी जी आप रोज आया करो, आपको रोज हलवा बनाकर खिलाऊंगी। और आज देखो, बेचारी की किस्मत कड़वी निकली। दोनों भाभीियों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे तो लगता है इस रिश्ते के बदले में प्रतिभा की भाभीियों ने लड़के वालों से जरूर पैसे लिए होंगे, वरना इतने अच्छे घर की लड़की ऐसे लड़के से शादी क्यों करेगी भला? सही कह रही हो बहन जी, मुझे तो लगता है लड़के वालों ने ऑटो रिक्शा से आने के लिए भी किसी से पैसे उधार लिए, वरना उन्हें पैदल ही लड़की देखना आना पता। कोई ना कोई चक्कर जरूर है। इधर लड़के वाले प्रतिभा को देखने आते हैं और प्रतिभा की शादी वरुण के साथ तय हो जाती है, जिससे प्रतिभा के घर वाले काफी खुश थे। दोनों भाभियां काव्या और एकता सबके सामने मिठाइयों का ढेर लगा देती है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है काव्या बहू, एकता बहू, तुम दोनों ने पहले से तैयारी कर रखी थी? हमें पता था इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है, यहाँ बात जरूर बनेगी और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पापा जी, हमने ये मिठाइयाँ बाजार से नहीं मंगवाई, हमने अपने हाथों से बनाई है। फिर तो मैं सारी मिठाई खा लूंगा। उमेश के ऐसा कहते ही कमरे में हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं। कुछ देर के बाद, अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। अब शादी की तारीख निकलवा कर हमें बता देना, लेकिन शादी की तारीख 1 महीने के बाद की ही निकलवाना, तब तक हम शादी की तैयारी कर लेंगे। जरूर भाई साहब, मैं आपको बता दूंगा। लड़के वाले विदा लेते हैं। घर में खुशियों का माहौल था। सभी इस बात से बेहद खुश थे कि आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद उन्हें प्रतिभा के लिए अच्छा लड़का मिल ही गया। लेकिन घर की खुशियों के बीच आस पड़ोस और मोहल्ले में ये चर्चा गर्म थी कि प्रतिभा की शादी किसी ऐरे गहरे लड़के के साथ हो रही है, और वो भी उसकी भाभीियों की वजह से। आते जाते इस बात की भनक घर के लोगों को लगने लगती है। एक दिन प्रतिभा का बड़ा भाई अनिरुद्ध ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। वो गैराज से अपनी कार निकालकर घर के बाहर खड़ी करता है और गैराज में ताला लगा रहा होता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती हैं, जो कि मोहल्ले की 2 महिलाओं की थी। ये देखो भाई, खुद तो गाड़ी से ऑफिस जा रहा है और बहन के लिए ऑटो रिक्शा वाला लड़का ढूंढा है। बेचारी प्रतिभा, अब ऑटो रिक्शा पर बैठकर मायके आती अच्छी लगेगी क्या? अरे बहन जी, भाई भी क्या करे बेचारे, अपनी अपनी बीवियों के आगे मजबूर होंगे। रोज रोज के कलेश से इन्हें भी तो छुटकारा चाहिए ना। अब जिस घर में 35 साल की ननद हो, उसे भाभियां घर में चैन से कहाँ बैठने देंगी। कहीं ना कहीं तो उसे एडजस्ट करेंगी, और कर ही दिया। मैंने तो सुना है ये सब उपासना जी की दोनों बहुओं का किया धरा है। उन्होंने ही प्रतिभा की शादी तय करवाई है। लड़की वालों से कुछ ले देकर मामला सेट किया है। दिखा दी अपनी असली रंगत। भाभी तो भाभी होती है, कभी सगी नहीं हो सकती। कर दिया ना अपनी ननद का सौदा। बेचारी को कैसे घर में भेज रहे हैं। अनिरुद्ध पड़ोसियों की बातों को अनसुना करके ऑफिस चला जाता है, लेकिन पूरे दिन उसके कानों में वही बातें गूंजती रहती है। क्या सच में प्रतिभा का रिश्ता काव्या ने लगवाया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये रिश्ता तो शंकर अंकल ने बताया था। नहीं, मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। अनिरुद्ध अपने काम में लग जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रतिभा का छोटा भाई हर्ष बाजार से लौट रहा होता है। तभी जानकी उसे रास्ते में मिल जाती है। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो बेटा, अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर आने वाली थी। तो चलिए ना, मम्मी घर पर ही है। वो तो मुझे पता है, उपासना जी घर पर ही है। मैंने उन्हें प्रतिभा के साथ छत पर देखा था, कपड़े सुखा रही थी। मैं भी चलती बेटा, लेकिन घर में बहुत काम है। कल मेरे पोते का जन्मदिन है ना, तुम सब आना और प्रतिभा को जरूर लेकर आना। बेचारी न जाने इसके बाद कोई खुशियां देख पाएगी या नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी जी? बुरा मत मानना बेटा, लेकिन प्रतिभा के साथ तुम्हारी भाभी और बीवी ने बहुत बुरा किया है। मैंने उस दिन लड़की को देखा था, प्रतिभा के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। दोनों की जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं करती। लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों को अपनी अपनी पत्नियों की बात तो माननी पड़ती होगी, वरना सुबह शाम घर में कलेश कौन झेले। उनके कहने पर ही तो प्रतिभा का रिश्ता उस घर में तय हुआ है ना। ये आपसे किसने कहा?
हमें कोई कहेगा तब हम जानेंगे क्या? बेटा सब समझते हैं, भाभियां आखिर भाभियां होती हैं। ननद का भला होते कभी नहीं देख सकती, ना ननद को घर में सुख से रहते हुए देख सकती हैं। अब आगे प्रतिभा की किस्मत बेचारी। ऐसा कहकर जानकी अपने घर चली जाती है, लेकिन हर्ष का दिमाग खराब कर देती है। पड़ोसियों की बातों को दोनों भाई इग्नोर करते हैं, लेकिन एक दिन उमेश जी को भी इन बातों से दो चार होना पड़ता है, जब पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र भाई उनसे कुछ ऐसा ही कह देते हैं। और भाई साहब, सुना है आपके घर में दोनों बहुओं ने तूफान मचा रखा है। प्रतिभा बिटिया को तो देखना ही नहीं चाहती है, तभी तो उसकी शादी ऐसे घर में करवा रही है। भाई संभालो अपनी बहुओं को। प्रतिभा आपकी बेटी है, उसकी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि काव्य और एकता की। वो होती कौन है ये तय करने वाली कि प्रतिभा की शादी किससे होगी? अरे हमने प्रतिभा को बचपन से देखा है, बहुत सीधी लड़की है। बहुओं के कारण उसका जीवन बर्बाद मत होने दो। उमेश जी भी पड़ोसी की बात को अनदेखा करते हैं, लेकिन कब तक अनदेखा करते? अब तो उन लोगों को लगभग रोज ही ऐसी बातें सुनने को मिलने लगती है। एक दिन अनिरुद्ध घर के पास वाली डेयरी से दूध ले रहा होता है, तभी उसे अपने घर की चर्चा सुनाई पड़ती है। बहन जी, प्रतिभा की शादी कब की है? मुझे क्या पता, अभी तक उन्होंने किसी को शादी का कार्ड भी नहीं दिया। वो देखो अनिरुद्ध दूध ले रहा है, उसी से पूछते हैं। अरे उससे क्या पूछना, वो भी अपनी बीवी से पूछकर बताएगा। ऐसा लगता है उपासना जी की दोनों बहुएं अपनी ननद की चोरी छिप के शादी करा देंगी। अब किसी को शादी में बुलाएंगी तो जवाब देना पड़ेगा ना, क्या की रेसिपी, क्या मजबूरी थी कि ऐसा रिश्ता ढूंढा। और ऐसा ही रिश्ता ढूंढना था तो फिर प्रतिभा की शादी में इतनी देर क्यों की? अरे देर हो ही गई थी तो कोई अच्छा लड़का देख लेते। मुझे तो उपासना जी की दोनों बहुएं बहुत चालू लगती है। वो तो प्रतिभा से घर के सारे काम करवाती होंगी। बेचारे को ननद से नौकरानी बना दिया होगा, और अब शादी भी ऐसे करवा रही है कि पूछो मत। प्रतिभा के बारे में सोच सोच कर मुझे दिल ही दिल में बहुत दुख होता है। मुझे प्रतिभा के लिए बड़ा दुख हो रहा है। काव्या और एकता को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। हम माना कि प्रतिभा की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें ही कहीं भी शादी करा देंगे। अब अनिरुद्ध से रहा नहीं जाता। वो दूध की थैली काउंटर पर ही छोड़कर सीधा घर आता है और काव्या से पूछता है, काव्या, काव्या। अरे क्या बात है अनिरुद्ध, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बात ही ऐसी है। ये बताओ, वरुण से प्रतिभा की शादी तुमने और एकता ने तय करवाई है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हम तो वरुण को पहले से जानते भी नहीं है। तुम तो जानती हो ये रिश्ता शंकर अंकल ने बताया था। हाँ, लेकिन वरुण अच्छा लड़का है और प्रतिभा को भी पसंद है। जब अनिरुद्ध ने इस बात को छेड़ा तब हर्ष भी वहां आ जाता है। भैया, मुझे भी यही लगता है कि प्रतिभा दीदी की शादी भाभी और एकता ने तय करवाई है, और इसके लिए उन्होंने वरुण से पैसे भी लिए। ऐसा इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोच लेते हर्ष। हम प्रतिभा दीदी का सौदा नहीं कर रहे हैं, उनकी शादी करा रहे हैं। और आप दोनों के मन में ये बातें आई कहां से? तभी अनिरुद्ध और हर्ष उन्हें वो सारी बातें बताते हैं जो उन्होंने पड़ोसियों से सुनी होती है। घर में चल रही इन बातों पर उपासना और उमेश जी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अनिरुद्ध बेटा, काव्या और एकता पर भड़कने से अच्छा है हम प्रतिभा से ही पूछ लें। वे सभी प्रतिभा को बुलाते हैं। क्या बात है, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रतिभा दीदी, आप ही इन लोगों को समझाओ कि हमने आपकी शादी जबरन वरुण से तो नहीं तय करवाई। ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है ना? शादी का जिक्र आते ही प्रतिभा शर्मा जाती है और सकुचाते हुए कहती है, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभीओं ने मेरी शादी जबरन तय करवाई है? वरुण मुझे पसंद है, मैंने अपनी इच्छा से इस शादी के लिए हाँ किया है। ऐसा कहते ही प्रतिभा उस दिन की याद में खो जाती है जिस दिन वरुण अपने माता पिता के साथ उसे देखने आया था। जिस दिन प्रतिभा को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, उस दिन प्रतिभा गुलाबी रंग की साड़ी में वरुण के सामने आती है। गुलाबी रंग प्रतिभा पर काफी खिल रहा था और उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। वरुण भी हल्के नीले रंग की शर्ट में काफी हैंडसम लग रहा था। सारी औपचारिक बातें होती हैं। इसी बीच काव्या और एकता नोटिस करती है कि प्रतिभा और वरुण सबकी नजरें बचाकर एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। इसी बीच, वरुण बेटा, आपको प्रतिभा से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से जान ले, ये भी तो जरूरी है। काव्या बहू, तो प्रतिभा और वरुण को गार्डन में ले जा। काव्या उन दोनों को घर के गार्डन में ले जाती है जहाँ सोफा लगा रहता है। दोनों सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। इसी बीच वरुण अपने बैग से एक गुलाब का फूल निकालकर प्रतिभा को देता है। प्रतिभा जी, ये आपके लिए। गुलाब का फूल देखकर प्रतिभा काफी खुश हो जाती है। मेरे लिए?
हाँ, वैसे आपकी खूबसूरती के सामने ये गुलाब का फूल भी फीका है। जब से मैंने आपकी तस्वीर देखी है, मैंने तभी से आपको अपनी पत्नी मान लिया था। अब आगे आपकी मर्जी। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर ना हो तो आप मना कर सकती हैं। मैं क्यों मना करूंगी बोला? आपसे अच्छा इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। सच? प्रतिभा हाँ में अपना सिर हिलाती है और दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। और ये सब प्रतिभा की दोनों भाभियां देख लेती हैं। काव्या भाभी, लग रहे हैं ना दोनों मेड फॉर ईच अदर। हाँ एकता, देखो कैसे एक दूसरे में खोए हुए हैं, जैसे भविष्य के सपने बुन रहे हो। मुझे लगता है प्रतिभा दीदी को उनका मनपसंद शख्स मिल गया है। अब इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। बिल्कुल, देर से ही सही, लेकिन प्रतिभा को उसका परफेक्ट मैच मिल गया है। वो कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, बिल्कुल वैसी जोड़ी है। काव्या और एकता समझ जाते हैं कि वरुण को तो प्रतिभा पसंद है और प्रतिभा भी पहली मुलाकात में वरुण को अपना दिल दे बैठी है। इन्हें यहाँ बैठे काफी देर हो गई है, हमें इन्हें बताना होगा कि पापा मम्मी इन्हें बुला रहे हैं। हाँ, बताना तो पड़ेगा, नहीं तो ये लैला मजनू तो ऐसे ही सारी रात बैठे रहेंगे। काव्या खांसने की एक्टिंग करती है। उसकी आवाज सुनकर प्रतिभा और वरुण को होश आता है। भाभी आप, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। देखो कि कैसे वरुण से नजरें हटेंगी तब ना, ऐसा कहकर काव्या हंसने लगती है। प्रतिभा शर्मा कर अपना सिर झुका लेती है। वैसे हम आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन वहां सब आप दोनों को बुला रहे हैं इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। काव्या उन्हें छेड़ते हुए कहती है। वैसे आप दोनों कहो तो अभी यहीं आप दोनों की शादी करा दी जाए। भाभी आप भी ना। ऐसा कहकर प्रतिभा वहां से उठ जाती है। वरुण भी उठ जाता है। वरुण जी, आपको हमारी ननद पसंद है ना? जी, अब ये भी बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, आप दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाने का जिम्मा हमारा। अब जल्दी शहनाई बजेगी। चारों ड्राइंग रूम में आते हैं, जहां प्रतिभा और वरुण शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसे सुनकर सबसे ज्यादा खुशी काव्या और एकता को होती है। वरुण जी कम पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन दिल के काफी अच्छे और नेक इंसान हैं। वो हमारी प्रतिभा को हमेशा खुश रखेंगे। पैसे ही सब कुछ नहीं होता। अगर एक लड़की को उसे प्यार करने वाला और समझने वाला पति मिल जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। प्रतिभा दीदी को उनका सच्चा हमसफर मिल गया है। प्रतिभा दीदी की खुशी में ही हमारी खुशी है। हमने जो सोचा प्रतिभा दीदी के लिए वो अच्छा ही सोचा, लेकिन अगर प्रतिभा दीदी चाहे तो वे इस शादी से इनकार कर सकती है। अब प्रतिभा अपनी चुप्पी तोड़ती है। नहीं भाभी, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ वरुण से। वरुण ही वो इंसान है जिनका मुझे बरसों से इंतजार था। इतने लंबे इंतजार के बाद वो मुझे मिले हैं। शादी नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रतिभा की बात सुनकर अनिरुद्ध और हर्ष को चैन मिलता है। दोनों समझ जाते हैं कि दरअसल काव्या और एकता प्रतिभा को दिल से प्यार करती हैं और वे प्रतिभा का भला ही चाहती हैं, और ये शादी प्रतिभा की मर्जी से हो रही है, किसी ने उसका सौदा नहीं किया है। लोगों का क्या कहे, लोगों को तो बस बातें बनानी होती है। जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें। वे समझ जाते हैं कि पड़ोसियों के मुंह से जो उन्होंने सुना था वो सब झूठ और मनगढ़ंत था।